हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए का चैप्टर 8 चल रहा है हमारा। वो था वित्तीय संचालन। कल हमने पढ़ा था इसमें कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी में जो अंतर है वो कार्यशील पूंजी क्या होती है, और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी के लक्षण, यानी जो कार्यशील जो पूंजी होती है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अल्प समय की पूंजी, जो कार्यशील जो पूंजी होती है, जो पूंजी जो हमारे दैनिक कार्य में यानी रोजमर्रा में जो काम आती है वो होती है हमारी कार्यशील पूंजी। और अल्प समय की पूंजी, पहला इसमें पॉइंट है, ये कुछ समय के लिए ही होती है, यानी कार्य पूंजी अल्प समय की पूंजी है। अल्प समय की पूंजी किस प्रकार से, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं और वो पैसा खत्म हो जाता है, यानी थोड़े से समय के लिए जो हमारे हाथ में रहती है वो होती है कार्यशील पूंजी। दूसरा है चालू संपत्तियों में विनियोग। जो संपत्ति जो चालू में है यानी जो चलती रहती है उसके अंदर जो विनियोग लगाया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है। तो कार्यशील पूंजी में देनदार, लेनी हुंडियाँ, अल्प समय की जामीनगिरी का चालू संपत्तियों में समावेश होता है। यानी अब कार्यशील पूंजी है तो काम जो रोज के काम होते हैं उसमें ये पूंजी काम में लगाई जाती है। अब देनदार को जो देनी है, लेनी है, उसकी हुंडी बनानी है, तैयार करना है, किसको क्या देना है, या और अब कुछ समय के लिए जो अपनी जामीनगिरियाँ दी है वो, ये सब किसमें, चालू संपत्तियों में के अंतर्गत इन सब का समावेश होता है। तीसरा पॉइंट है तरलता। तरलता कार्यशील पूंजी का आधारभूत लक्षण है, क्योंकि अगर पूंजी नहीं होगी तो हम अपना जो कार्य है वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको तरलता कार्यशील पूंजी भी मानी जाती है। सभी चालू संपत्तियां हैं जिसमें कार्यशील पूंजी नियोजित है उसका सुगमता से रोकड़ में रूपांतरण हो जाता है। यानी जो भी चालू संपत्तियां हैं जैसे जिसके अंदर आप पैसा लगा रहे हो वो सब चीज़ें क्या है, उन चीज़ों को हम यानी आसानी से नकद रुपए में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कच्चा माल है, कच्चा माल को तैयार माल करके जब बेचेंगे तो आपका विनियोग हुआ और कार्यशील पूंजी के अंतर्गत, और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, रोकड़ यानी नकद पैसे, यानी इसको हम रोकड़ में भी रूपांतरित कर सकते हैं। कच्चे माल को भी बेच सकते हैं, उसके बदले में भी आपको पैसा मिलेगा, रोकड़ मिलेगी, नकद मिलेगा। चौथा पॉइंट है अल्प जोखिम। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में भ्रमण करती यानी घूमती हुई जो पूंजी होती है, अल्प समय अवधि की और सरलता से नगद में रूपांतरित होती पूंजी, इसीलिए जोखिम का तत्व भी कम है। जब अल्प समय के लिए जो पूंजी होती है और घूमती रहती है व्यवसाय के अंतर्गत, क्योंकि सामान लिया, बेचा, तैयार किया, फिर पैसे आए, फिर ये क्या, यानी ये व्यवसाय में किस प्रकार से काम आती है, घूमते हुए काम आती है और कुछ समय के लिए हमारे हाथ में पैसा रहता है, इसीलिए इसमें जोखिम का भी तत्व बहुत ही कम मात्रा में होता है। पांचवा पॉइंट है परिवर्तित होता स्वरूप। यदि चालू संपत्ति में कार्यशील पूंजी का विनियोग हुआ है, अगर उसके अंतर्गत चालू संपत्ति में जो भी संपत्ति चल रही, जो भी काम चल रहा है उसके अंतर्गत अगर कार्यशील पूंजी का विनियोग हुआ है, यानी जो कार्यशील पूंजी है उसको लगाया गया है, तो उसका स्वरूप लगातार परिवर्तित होता रहता है, वो भी बदलती रहती है। उदाहरण स्वरूप कच्चे माल का अर्ध तैयार माल में, अर्ध तैयार माल का तैयार माल में, और तैयार माल का उधार बिक्री हो। जैसे कच्चा माल लिया, आप कुछ कच्चा माल लेके उसको फिर तैयार किया, फिर तैयार माल लेकर के उसको बेचने के लिए उधार विक्रय के लिए दिया हो तो देनदारों में नकद, और बिक्री हो तो नकद में रूपांतरण होता है। यानी जो हम अपना कच्चा माल परिवर्तित करके उत्पादन करते, कोई चीज़ वस्तु बनाते हैं, उसके बदले में जब विक्रय करते हैं वो वस्तु, तो विक्रय करेंगे, बेचेंगे लेनदार देनदारों को, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, नकद पैसा मिलता है। 6 पॉइंट, अब उसके बदले हमें कच्चा माल तो नहीं मिलेगा ना, यानी वो नगद में रूपांतरित हो जाती है कार्यशील पूंजी। 6 पॉइंट है दैनिक खर्चे चुकाने के लिए। दैनिक खर्चे चुकाने के लिए कार्यशील पूंजी की निरंतरता आवश्यक होती है। अब रोज के जो खर्चे हैं, जैसे कभी लाइट बिल देना, किराया देना, मजदूरों को देना, पारिश्रमिक देना, सामान लगाना, वाहन की खर्च की सेवा, ये जो भी खर्च है इसके अंतर हमें कार्यशील पूंजी की, हमें व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।
7वां पॉइंट है घिसाई नहीं। व्यवसाय में भ्रमण करती पूंजी उसके स्वरूप लगातार परिवर्तन होने से घिसाई नहीं गिनी जाती है। घिसाई मतलब जो खर्चा होता है वो ज़्यादा नहीं गिना जाता, क्योंकि वो चल रहा है, रूटीन चल रहा है, भ्रमण कर रही है, वो पैसा घूमता रहता है घूमता रहता है। तो वो घिसाई तो कब होती है, जब आपको उसमें लगाने के बाद आपको फ़ायदा नहीं हो, लेकिन वो साथ के साथ आपको क्रियाशील पूंजी आ रही हुई है, जा रही हुई है, यानी घूमती हुई रहती है, इसलिए नहीं है। 8वां पॉइंट है व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप के अनुसार आवश्यकता। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार स्वरूप पर भी आधारित होती है, यानी किस प्रकार का आपका व्यापार है और किस स्वरूप में, यानी कितना विस्तृत रूप में, उस प्रकार से ही आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कितना पैसा लगेगा। जिस प्रकार से व्यापार होता है और पैसा भी उसी प्रकार से लगता है। प्रत्येक व्यवसाय में उसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसा जो व्यवसाय होता है, जो व्यापार होता है, उसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अलग अलग ही होती है। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व, वो तो क्या थे, लक्षण थे कार्यशील पूंजी के। अब ये है कार्यशील पूंजी को जो प्रभावित करते वाले तत्व हैं वो कौन कौन से, वो 10 पॉइंट है। व्यवसाय का प्रकार और स्वरूप, पहला पॉइंट है इसमें। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप पर आधारित होती है, यानी किस प्रकार का आपका व्यवसाय है और कितना स्वरूप में, कितना विस्तृत रूप में है। उदाहरण स्वरूप, जिस व्यापारी इकाई को बड़े पैमाने पर माल का स्टॉक रखना पड़ता हो, अब कोई बड़ा व्यापारी है, उसको माल का स्टॉक भी बड़े ज़्यादा रखना पड़ेगा और साख पर माल का विक्रय करना पड़ेगा, यानी कुछ कुछ हिस्से में उनको सामान को देना पड़े, बेचना पड़े, उन्हें कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। यानी सामान तो, माल तो उन्होंने एक बार में स्टॉक कर लिया बहुत सारा, लेकिन धीरे धीरे उसको बेच रहे हैं, तो उनको क्या है, उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता अधिक हो जाती है, कारण कि उन्होंने एक बार में बहुत सारा पैसा लगा लिया। अब जैसे जैसे वो सामान निकालते जाएंगे उसके अनुरूप उनके पास पैसा आएगा। उद्योग के स्वरूप के अनुसार कार्यशील पूंजी की मात्रा भी परिवर्तित होती है। जैसे जैसे उद्योग होता है उसके अनुसार ही पैसे, कार्यशील पूंजी की जो मात्रा है कम ज़्यादा उसी अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण स्वरूप, गैस कंपनी, विद्युत कंपनी को अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, इनको कम क्यों होती है, कारण कि अभी जैसे एक बार गैस ले लिया तो महीने 2 महीने तो चलेगा ही ना, इसीलिए इनको कम आवश्यकता होती है कार्यशील पूंजी की। भाई दे दिया तो सामान फिर कुछ दिन बाद वापस से फिर पैसा चाहिए रहेगा। जबकि श्रम प्रधान उद्योग में अधिक कार्यशील और जिसमें मेहनत के द्वारा ही काम होता है, उसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। सेकंड पॉइंट है व्यवसाय का कद। जैसे व्यवसाय का कद छोटा, वैसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। जितना छोटा व्यवसाय होगा आपको उतनी ही कार्यशील पूंजी की भी कम आवश्यकता होगी। और जैसे व्यवसाय के कद और विस्तार में वृद्धि होती है, वैसे कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से अगर व्यवसाय मान लीजिए आपका बड़ा है तो आपको उसमें पैसे की आवश्यकता अधिक होगी, इसीलिए उसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होती है। उत्पादन चक्र, कच्चे माल का क्रय और तैयार माल का उत्पादन हो, इन दोनों के बीच की समय अवधि अर्थात उत्पादन चक्र की समय अवधि लंबी हो तो कच्चा माल और आधा तैयार माल में कार्यशील पूंजी नियोजित होने से उसकी आवश्यकता अधिक हो जाती है। मान लीजिए अगर उत्पादन चक्र, जो उत्पादन वस्तु का जो उत्पादन करते हैं वो लंबे समय के लिए किया, लेकिन जो कच्चा माल है वो कच्चा माल ले लिया, वो धीरे धीरे मात्रा में तैयार हो रहा है, तो उसके लिए आपको नियोजित, यानी उसके लिए कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण स्वरूप, सूती कपड़ा पटसन उद्योग में उत्पादन चक्र लंबे समय का होने से अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अभी सूती कपड़ा पटसन है क्योंकि इनमें काफ़ी समय लग जाता है ऐसे व्यवसाय में, तो उसमें पैसे की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जबकि बेकरी और डेयरी उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया की समय अवधि कम होने से मात्रा में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब ये क्या है कि जल्दी से खराब होने वाली चीज़ें, तो इसमें क्या है कि पूंजी भी कम लगती है, जितनी ज़रूरत होता है उतना ही स्टॉक वो अपने पास रखते हैं, बनाते हैं और साथ के साथ उसको बेच करके अपना पैसा कमा लेते हैं। यानी इस प्रकार के उद्योग में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। जबकि जो सूती कपड़ा पटसन है, यानी ये लंबे समय के लिए चलने वाले उद्योग है, तो उनमें पैसों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। फोर्थ पॉइंट है उत्पादन नीति और मांग का प्रकार।
उत्पादित वस्तु की मांग मौसमी मांग हो, यानी मौसम के अनुसार जिन लोगों की जब मांग होती है और व्यवसायिक इकाई की पूरे वर्ष दौरान स्थित उत्पादन की नीति हो तो कार्यशील पूंजी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। यानी जो पूरे पूरे वर्ष के दौरान ही उत्पादन नीति चलती रहती है। हालांकि समय के अनुसार वस्तु की मांग तो मौसम के अनुसार चलेगी, लेकिन उसका उत्पादन पूरे साल अगर चलता रहता है तो ऐसे उत्पादन, ऐसे व्यवसाय में भी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। उदाहरण स्वरूप गर्म कपड़ों का उत्पादन करने वाली अधिकतर कंपनियां 12 मास उत्पादन करती है, जबकि विक्रय केवल शीत ऋतु में ही होता है। अब ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हमें कब चाहिए? विंटर में चाहिए रहते हैं, लेकिन उसकी जो उत्पादन है वो पूरे साल ही चलता रहता है। तो ऐसे इस प्रकार, क्योंकि वो बिकेगा तो सर्दियों में, लेकिन उत्पादन उसका पूरे साल चलने के कारण उनमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। 5वां पॉइंट है कच्चे माल का संग्रह। कच्चे माल के प्राप्ति स्थान सीमित हो, यानी जहाँ से कच्चा माल मिल रहा हो वो जगह, वो स्थान सीमित होता है, या कच्चे माल की पूर्ति अनियमित हो, या फिर आपको कच्चा माल ही समय पर नहीं मिलता है, या निश्चित ऋतु में ही प्राप्त हो, या जब समय आता है, मौसम आता है उसके अनुसार प्राप्त होता है, तब कच्चे माल का जत्था संग्रह करना पड़ता है। ऐसे समय में क्या करना पड़ता है कि आपको जो आपके पास कच्चा माल आता है उसको आपको इकट्ठा स्टोर करके रखना पड़ता है। इससे कच्चे माल में बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग होता है। जिससे क्या होता है, क्योंकि हमको तो स्टॉक रखना है, स्टॉक रखने के कारण क्या होता है कि पैसे की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा ही ना कच्चे माल का स्टॉक करते हैं तो। फिर है 6 पॉइंट है साख की नीति। तैयार माल का विक्रय नगद से करने की नीति हो तो अल्प तैयार माल का विक्रय नगद से करने, जो भी तैयार माल, जो भी उत्पादन किया गया उसको बेचने के साथ में नगद ऐसा लगे कि नगद से करने की नीति है, तो अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नगद मिल जाएगा। हमारा पहले से ही है कि हमने जो उत्पादन किया उसको नगद में ही देना है, तो उसके बदले में हमें कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाएगी। परंतु साख की विक्रय नीति अपनाई गई हो तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ती है। और अगर मान लीजिए थोड़े थोड़े हिस्सों में अगर दे दिया जाए, भाई ठीक है बाद में दे देंगे, किस्तों में दे देगा कोई पैसे, तो ऐसे में फिर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कच्चा माल सरलता से साख से प्राप्त होता है तो अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, और कच्चे माल का क्रय नगद करना पड़े तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होता है। ऐसे में जिस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, अगर माल की नगद के रूप में करना होता है तो ऐसे में तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। और जब साख पर अगर किस्तों में भाई ठीक है चुका देंगे, 1 साल में 2 बार 3 बार में दे देंगे, तो इस प्रकार के व्यापार में हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। 7वां पॉइंट है चालू संपत्तियों का नगद में रूपांतरण। देनदारों के पास से वसूली शीघ्रता से होती हो, तैयार माल का विक्रय नगद होता हो, लेनी हुंडी के पैसे पकने की तारीख को प्राप्त होते ही अल्प मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से अगर किसी के देनदार से, मान लो किसी को हमने सामान दिया और उससे फटाफट हमारी शीघ्रता से हमें पैसा मिल जाता है, और या फिर तैयार माल को हम नगद में ही बेचते हो, या फिर जो लेने वाले हैं उनकी जो भी उन्होंने जो तारीख दी है, अगर उस तारीख तक कम मात्रा में पूंजी क्या हो तो फिर हमें, अगर उन्होंने जो तारीख फिक्स की है तब भी हमें अगर पैसे सही समय पे मिल जाते हैं तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। इसके विपरीत परिस्थिति में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए देनदारों ने जल्दी से पैसा नहीं दिया, या फिर साख पे दे रहे हैं, या बेचने पर भी जल्दी पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। 8वां पॉइंट है स्टॉक परिवर्तनशीलता दर। तैयार माल के स्टॉक की परिवर्तनशीलता दर ऊंची हो तो कार्यशील पूंजी की अल्प आवश्यकता होती है। यानी जो भी स्टॉक में अगर दर में ऊंचा हो, परिवर्तन होता हो, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम मानी जाती है। और स्टॉक परिवर्तन की दर निम्न हो तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता है। जैसे ही उस स्टॉक में से कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए फिर पैसों की आवश्यकता अधिक हो जाती है, क्योंकि कार्यशील पूंजी तैयार माल में ही नियोजित करती है। जो तैयार माल बनाते हैं उसके अनुसार ही कार्यशील पूंजी को नियोजित किया जाता है। 9 पॉइंट है कार्य की कार्य क्षमता। अल्प प्रयत्न से उच्च परिणाम प्राप्त करना, यानी कम से कम मेहनत से कम प्रयत्नों के द्वारा अधिक से अधिक परिणाम हो। परिणाम क्या हो, अच्छा उत्पादन हो, अच्छा लाभ हो, अर्थात संचालकीय कार्य की कार्य क्षमता, यानी जो संचालक है उनके अनुसार कार्य क्षमता भी अच्छी हो।
उपलब्ध साधनों का कार्यक्षम उपयोग और दुरुपयोग घटाकर या दूर करके, यानी जो भी जिस प्रकार से साधनों का अगर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, ऐसे साधन जो सही उत्पादन नहीं कर पाते हैं या उनका दुरुपयोग जो तो उनको उनके दुरुपयोग यानी जो उपयोग में नहीं आ रहे उनको हटा करके उनकी जो कमियां हैं उन्हें दूर की जा सकती है। वसूली को तीव्र करके कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम की जाए। चाहे वसूली अगर सही समय पर हो जाती है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। 10वां पॉइंट है हमारा लाभ का वितरण। डिविडेंड के रूप में किया जाने वाला लाभ का वितरण नकद को प्रभावित करता है, यानी जो लाभांश जो होता है कंपनी का जो साल के अंत में जब किया जाता है जो लाभांश होता है उस लाभांश का वितरण भी भी नकद को ही प्रभावित करता है, क्योंकि डिविडेंड नकद ही चुकाना पड़ता है। जब लाभांश है तो लाभांश तो आपको नकद ही देना पड़ेगा। कंपनी अपने लाभ का बड़ा भाग डिविडेंड के रूप में वितरित करती है, यानी जितना उनको लाभ हुआ है उसमें से अच्छी मात्रा में वो डिविडेंड का जो हिस्सा है वो बांट देती है। तब व्यवसाय में से अधिक नकद बाहर जाने के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता थी। अब ये कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्योंकि उनके पास जो लाभांश है उसका अधिक हिस्सा वो वितरित कर देते, तो उनके पास जब पैसे की कमी हो जाती तो उन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये थे हमारे कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। और अब है हमारा स्थायी पूंजी। अर्थ और विचार। स्थायी पूंजी अर्थात दीर्घ समय की पूंजी या तो जो सामान्य रूप से 5 वर्ष या अधिक समय के लिए व्यवसाय में नियोजित की जाए। स्थायी पूंजी कब लगाई जाती है? ऐसे में लगाई जाती है जब वो व्यवसाय कम से कम 5 साल या फिर 5 साल से अधिक वर्षों के लिए सोच करके जब शुरू किया जाता है, ऐसे व्यवसाय में स्थायी पूंजी लगती है, क्योंकि वो लंबे समय के लिए लगती है। स्थायी संपत्तियां जमीन, यंत्र, मकान, प्लांट, फर्नीचर आदि में नियोजित होती है। अब जो लंबे समय के लिए जो पूंजी लगती है वो किस में लगती है? या तो जमीनों में, मकान में, यंत्र में यानी मशीनों में, फर्नीचर, जो भी हम चीज़ें ऐसी जो लंबे समय के लिए काम में ली जाती है, ऐसी वस्तुओं में अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारी होती है स्थायी पूंजी। इस प्रकार स्थायी पूंजी का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है, क्योंकि जो पैसा खर्च किया है, अब ऐसे जो साधन है इनमें पैसा भी लंबे समय तक के लिए लग जाता है। इसके लक्षण। दीर्घ समय। स्थायी पूंजी दीर्घ समय अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए व्यवसाय में रहती है। इसके लक्षण क्या हैं स्थायी पूंजी के? जो लंबे समय के लिए, यानी कम से कम 5 वर्ष तो होना ही चाहिए, 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जैसे पूंजी जो व्यवसाय में लगाई जाती है वो होती है स्थायी पूंजी। दूसरा पॉइंट है विविध प्रकार के व्यवसाय में अलग अलग मात्रा। विशाल उद्योग जैसे कि भारी यंत्र सामग्री और रासायनिक उद्योग में स्थायी पूंजी की मात्रा अधिक होती है। व्यापारी इकाइयों में स्थायी की पूंजी की मात्रा अल्प होती है। जो बड़े बड़े पैमाने के जो उद्योग है, यंत्र है, सामग्रियां हैं या रासायनिक जो उद्योग है, इनमें किसी स्थायी पूंजी लगती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े उद्योग होते हैं। और अगर व्यापारी उद्योग होता है तो इसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी कम समय के लिए लगती है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें जो पैसा जो लगता है वो स्थायी लगता है, यानी लंबे समय के लिए लगता है। तीसरा है घटक। स्थायी पूंजी के घटकों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, वाहन, फर्नीचर आदि का समावेश होता है। ये जो घटक हैं स्थायी पूंजी के, ये मकान, यंत्र, प्लांट, उद्योग, वाहन, जमीन, ये सब घटक होते हैं। चौथा पॉइंट है अल्प तरलता। इस प्रकार की पूंजी लंबे समय तक स्थायी संपत्तियों में नियोजित होने से सरलता में नकद में रूपांतरण नहीं होता है, जिससे तरलता की मात्रा कम होती है। यानी ये ऐसी चीज़ है जो स्थायी है, संपत्तियों में इसमें पैसा लग गया तो अब ये नकद तो आ ही नहीं सकता, नकद में इसको रूपांतरण कैसे करेंगे? क्योंकि चीज़ के बदले हमने पैसा दे दिया, वैसा तो है नहीं उसको बेच देंगे, वो तो हमारा स्थायी है, इसीलिए पैसे को हम रूपांतरण भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है जोखिम। स्थायी पूंजी स्थायी संपत्तियों में नियोजित होती है। ये जो स्थायी पूंजी कब लगती है? जो हमारी स्थायी संपत्ति के रूप में भी जानी जाती है। स्थायी संपत्तियां लंबे समय की होने से उसमें अप्रचलित
होने का जोखिम रहता है। अब जरूरी नहीं है जो हम लंबे समय के लिए जिसमें पैसा लगा चुके वो प्रचलित रहे, हो सकता है वो बदल भी सकता है। तो इसमें क्या होता है, जोखिम भी होता है। इसके अतिरिक्त राजकीय, सामाजिक, आर्थिक तत्वों में होते परिवर्तन भी जोखिम की मात्रा में वृद्धि करते हैं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हर समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण भी जो स्थायी पूंजी जो लग जाती है, जो पैसा लग जाता है उसमें, उसके कारण जोखिमों का सामना करना पड़ता है। 6 पॉइंट है घिसाई। स्थायी पूंजी जिसमें नियोजित ऐसी स्थायी संपत्तियों पर घिसाई गिनी जाती है, इसीलिए स्थायी पूंजी खाते में मूल्य में कमी होती है। और लास्ट है 7 पॉइंट, प्राप्ति स्थान। स्थायी पूंजी के प्राप्ति स्थान व्यवसाय के स्थापक, व्यवसाय के मालिक, विविध प्रकार की जामीनगिरी, वित्तीय संस्था, लाभ का पुनः विनियोग आदि होता है। यानी प्राप्त करने का स्थान किस प्रकार से होता है, जब हम स्थायी पूंजी में कि व्यवसाय के स्थापक, व्यवसाय के मालिक, यानी इन लोगों के पास क्या होगा कि इन लोगों के पास पैसों के बदले में एक संपत्ति आ जाती है, तो वो प्राप्ति स्थान इनका माना जाता है। और अब हम पढ़ेंगे स्थायी पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें पहला है व्यवसाय का प्रकार और स्वरूप। औद्योगिक प्रवृत्ति कर रही औद्योगिक इकाइयां जैसे कि जहाज उद्योग, लोहा, स्टील उद्योग, खनिज उद्योग आदि में विशाल मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता है। ये इस प्रकार के उद्योग हैं जो बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, प्लांट होते हैं इनके, तो इनमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता भी होती है और स्थिर, क्योंकि विशाल मात्रा में पैसे चाहिए और विशाल मात्रा में ही ये लंबे समय के लिए ही स्थिर होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि स्थायी पूंजी की आवश्यकता और लंबे समय में और अधिक मात्रा में पैसों की जरूरत पड़ती है। सेवा प्रदान करती इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। जो सेवा देती है इकाइयाँ, उनमें पैसों की इतनी आवश्यकता नहीं होती। सेकंड पॉइंट है इकाई का कद। विशाल कद की इकाइयों की तुलना में छोटे कद की इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। जितना ज़्यादा बड़ा उद्योग होगा उतनी ही ज़्यादा उनमें पैसे लगते हैं और जितना छोटा होगा उनमें उतने ही कम पैसों की आवश्यकता होती है। गृह उद्योग को चीनी उद्योग या सूती कपड़ा उद्योग की तुलना में अल्प स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी जो ये छोटे उद्योग होते हैं उनमें पैसे की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। जबकि वाहनों का उत्पादन करती इकाइयों का विशाल कद होने से अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता है। वाहन है, वाहन को तो जब हम खरीदते तो कितने महंगे आते, तो उसके अनुसार ही वो जो वाहन का जो उद्योग है उसमें प्लांट जब लगाया जाता है तो उत्पादन जब करती है तो ऐसी इकाइयों में पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि है भी काफ़ी बड़े बड़े मात्रा में होते हैं, कद भी इनका काफ़ी बड़ा होता है। थर्ड पॉइंट है मालिकी भाड़ा पट्टा का उपयोग। ज़मीन, मकान, यंत्र जैसी स्थायी संपत्तियां क्रय करने के बदले में भाड़ा पट्टा से प्राप्त की जाए तो उतनी मात्रा में स्थायी पूंजी विनियोग घटाया जा सकता है और स्थायी पूंजी के जोखिम को भी घटाया जा सकता है। मान लीजिए ज़मीन है, मकान है, यंत्र है, ये जो स्थायी संपत्तियां हैं और अगर इनको हम खरीद तो लेते हैं लेकिन इनको भाड़े पे चला देते हैं तो उनका जो किराया वगैरह आता है, उनसे जो रकम प्राप्त होती है, तो इसमें स्थायी पूंजी तो लगती है लेकिन थोड़ा सा इनमें विनियोग कम हो जाता है, कारण कि उसके बदले में भाड़ा हर महीने किराया आता रहता है, तो इसमें जो जोखिम है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। चौथा पॉइंट है संशोधन खर्च। औद्योगिक इकाई को अपने उत्पादन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उत्पादन लागत घटाने के लिए, वस्तु का आकार, रचना आकर्षण बनाने के लिए संशोधन कार्य करना पड़ता है। यानी हर अपनी वस्तु का आकार, रचना जो भी उत्पादन किया जाता है उनको बदल करके, आकर्षित करके, उनमें संशोधन करके, नई नई खोजबीन करके उनके कार्यों को बदला जाता है। इन सभी खर्चों के लिए स्थायी पूंजी, अब ऐसा तो है नहीं कि बस हम बदल देंगे, हम हमारे बदलने के कारण उत्पादन में सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के कारण पूंजी की स्थायी पूंजी की आवश्यकता और ज़्यादा होती है। पांचवा पॉइंट है आधुनिक टेक्नोलॉजी। समय व्यतीत होने के साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती रहती है। अब आजकल नई टेक्नोलॉजी चलती है। समय के अंतराल में नवीन संशोधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण पुराने यंत्रों को हटाकर नवीन
यंत्र स्थापित किए। इस कारण क्या हो रहा है, लोग देखा देखी करते हैं, पुराने यंत्रों को तो हटा देते हैं और नए नए यंत्रों को लगा देते हैं। नए यंत्रों को लगाने के लिए उसमें पैसे की भी आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उसमें स्थायी पूंजी लगती है, और सब देखे देखा आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि उनमें 4 जनों का काम वो एक मशीन के द्वारा ही किया जा सकता है। 6 पॉइंट है सरकारी सहायता और कर की नीति। उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग प्रादेशिक विस्तारों में विकास को संतुलित करने के लिए सरकार उद्योगों को ग्रांट या सब्सिडी के रूप में भी सहायता देती है। आजकल तो गवर्नमेंट भी ये करने लग गई है कि जो भी अपने व्यापार को, लोगों के व्यापार को, व्यवसाय को संतुलित करने के लिए उनको सब्सिडी के रूप में या कम टैक्स के रूप में भी सहायता देती है। उदाहरण के रूप में सरकार औद्योगिक इकाई की जमीन और औद्योगिक शेड की सहायता प्रदान करती है, यानी उनको जमीन भी कम पैसों में दिलवा देती है, और जो शेड वगैरह जो स्थापित करने की चीज़ वगैरह वो सब भी सही समय पर और कम रेट में करवाती है, जिसकी उतनी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है, यानी उनको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है गवर्नमेंट के चलते, तो उन्हें फिर पैसे की व्यापारियों को फिर पैसे की आवश्यकता भी कम हो जाती है। सरकार की कर नीति में स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है, यानी इससे क्या होता है, जो स्थायी पूंजी जब लगाया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट के जो सहायता दी जाती है तो उसमें पैसों की मात्रा का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप सरकार यंत्रों पर उधार घिसाई की नीति का अमल करे तो पुराने यंत्रों के स्थान पर नवीन यंत्र क्रय करने का आकर्षण होगा, यानी पुराने जो यंत्र है अगर उनमें पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो लोग आकर्षित किस पे होंगे, नए यंत्रों पर। इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता तो होगी। अब नए नए जब हम टेक्नोलॉजी जो साधन लेंगे तो नए नए तो महंगे भी होंगे, इसके लिए पैसों की आवश्यकता भी अधिक मात्रा में होती है। 7वां पॉइंट है स्थापना खर्च। कंपनी स्वरूप की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी पीढ़ी और सहकारी मंडली की स्थापना का खर्च कम होता है। कंपनी के दस्तावेज तैयार करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे पंजीकरण शुल्क, निशांतों की फीस, कानूनी खर्च आदि के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। जब स्थापना की जाती है तो उसमें भी खर्चे होते हैं। किस प्रकार से होते हैं कि व्यक्तिगत मालिकी होती है या साझेदारी मालिकी। और सबसे अगर साझेदारी मालिकी है तो थोड़ा खर्चा कम हो जाता है, लेकिन कंपनी के दस्तावेज तैयार करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, दस्तावेज बनाने पड़ते हैं, फिर पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है, फिर जो जिनसे राय वगैरह ली जाती है उन्हें खर्च देना पड़ता है, और उसके बाद जो कानून का जो खर्चा है, फीस वगैरह है, वो भी देनी पड़ती है। और अब लास्ट हमारा स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के मध्य अंतर, यानी इन दोनों के बीच में मेन अंतर क्या होता है। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो स्थायी पूंजी स्थायी संपत्ति जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर आदि में नियोजित पूंजी को स्थायी संपत्ति कहते हैं। स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं, ऐसी पूंजी जो लंबे समय के लिए लगाई जाती है, जैसे कि मकान में, जमीन में, यंत्र में, फर्नीचर आदि, उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति जैसे कि कच्चा माल, तैयार माल का स्टॉक, देनदार, लेनदार, हुंडी आदि में विनियोजित कर कार्यशील पूंजी, यानी जो अल्प समय के लिए पूंजी लगाई जाती है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। यानी जो डेली रोजमर्रा के लिए कच्चा माल वगैरह लेते हैं, विनियोग करते हैं, कर्मचारी वगैरह को देते हैं, लेनदार, देनदार, माल का स्टॉक खरीदते हैं, इसके लिए जो पैसा लगाया जाता है तो वो होती है हमारी कार्यशील पूंजी। दूसरा है समयावधि। व्यवसाय में दीर्घ समयावधि के लिए नियोजित होती है। जो स्थायी पूंजी है और लंबे समय के लिए लगती है तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, स्थिर लगता है, तो वो हमारी लंबे समय के लिए होता है और नियोजित किया जाता है। और कार्यशील पूंजी व्यवसाय में अल्प समयावधि के लिए नियोजित की जाती है, यानी कम समय के लिए ये कार्यशील पूंजी लगाई जाती है। तीसरा है तरलता। दीर्घ समयावधि के लिए स्थायी संपत्ति में नियोजित होने से तरलता की मात्रा बनी रहती है, यानी लंबे समय में अब जो योजना करके लंबे समय के लिए जब स्थायी पूंजी लगाई जाती है तो उसमें रोज के जो पैसे वैसे की जरूरत भी कम पड़ती है। जबकि कार्यशील पूंजी में क्या होता है, शीघ्रता से नकद में रूपांतरित होती है, इससे तरलता की मात्रा अधिक होती है। शीघ्रता से कैसे हो जाता है कि जैसे माल तैयार किया, कार्यशील पूंजी चाहिए तो तैयार किया माल विक्रय करने के लिए उसे विनिमय करने के लिए उसे बेच दिया जाता है, उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, तो वो साथ में ही जो अपना माल है वो नकद में रूपांतरित हो जाता है। चौथा पॉइंट है जोखिम। स्थायी पूंजी है तो उसमें जोखिम की मात्रा भी अधिक रहती है, क्योंकि हमें क्या पता जो हमने पैसा लगाया वो आने वाले समय में बढ़ेगा या घटेगा,
कई बार क्या होता है, वाहन वगैरह में लगा देते हैं, वो जल्दी जल्दी ख़राब होने लगता है, मकान वगैरह में, तो वहाँ की रेटें घट जाती है, तो इसमें जोखिम का सामना भी हो सकता है, यानी इसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है, जबकि कार्यशील पूंजी में जोखिम की मात्रा कम होती है। कारण कि रोज दैनिक जीवन मर्या के काम हम पैसों के द्वारा करते हैं, यानी पैसे से कच्चा माल वगैरह लेके तैयार करके बेच देते हैं, तो उसमें जोखिमों का सामना भी कम रहता है। 5वां पॉइंट है आवश्यकता। जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र जैसे स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए आवश्यक है। स्थायी पूंजी किसके लिए आवश्यक होती है? जो जमीन होती है, मकान होता है, प्लांट, यंत्र, यानी ऐसे साधन जो लंबे समय के लिए पैसा लगाने के बाद उसमें चलता रहता है, तो उसे हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। जबकि कार्यशील पूंजी में दैनिक खर्चे, मजदूरी, वेतन, कच्चा माल को खरीदी के लिए आवश्यक है। अब रोज जैसे मजदूर वगैरह को देना पड़ता है, कच्चा माल वगैरह खरीदना पड़ता है, और वेतन वगैरह जो देने पड़ते हैं, रोज के जो खर्चे होते हैं वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। प्राप्ति स्थान। स्थायी पूंजी में यह पूंजी अंश और डिबेंचर निर्गमित करके या वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाती है। स्थायी पूंजी है, अगर मान लीजिए इसकी ज़रूरत पड़ती है तो अपने डिबेंचर निर्गमित करके, यानी अंश वगैरह निर्गमित करके, और वित्तीय संस्थाओं से, यानी जो पैसे देती है वो संस्था, उनसे पैसे भी लिए जा सकते हैं। जबकि कार्यशील पूंजी में यह पूंजी व्यापारी, साख, बैंक, ओवरड्राफ्ट जैसी शराफों आदि से प्राप्त की जा सकती है, जो हमें पैसों के बदले में थोड़ा सा जान पहचान के चक्कर में और पैसा जो दे सकते हैं, उनके अनुसार भी यह कार्यशील पूंजी काम में ली जा सकती है। और लास्ट एंड 7वां पॉइंट है घिसाई। स्थायी संपत्तियों में, स्थायी पूंजी में क्या है कि स्थायी संपत्ति में नियोजित पूंजी घिसाई पात्र है, यानी जो पूंजी लगाई जाती है वो घिसाई पात्र मानी जाती है। जबकि कार्यशील पूंजी में घिसाई पूंजी पर घिसाई नहीं गिनी जाती, यानी क्योंकि जितना कर रहे हैं वो साथ के साथ उनको बेच दिया जाता है और उसके बदले में नकद प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये था हमारा कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी। आज हमने पढ़े कार्यशील पूंजी के लक्षण, फिर कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व, फिर उसके बाद स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, उसके लक्षण, और स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले था, और लास्ट में हमने पढ़ा स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम अब दूसरे सब्जेक्ट से करेंगे, तब तक के, और आपको इनके क्वेश्चन मार्क आंसर करने जो टिक कर लीजिए। फर्स्ट करना है आपको, सेकंड करना है, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें 5वां नहीं करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह आपको इसके अंतर्गत करके लाने हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।